Good morning, students. Once again, we are here for our English class. Previously, we have studied two poems, if you remind it. First one is Noble Nature, and second one was Boy's Song. So now we move on to our next one. As you can see, the name of the poem is The Seven Ages of Man. This poetry is composed by one of the biggest legends of English literature, William Shakespeare. In this poem, he has, into his words, described a journey of a man, and rather I would like to say that he had picturized, or you can say symbolized, each and every ages of a man. एक ऐसे इंसान की जिंदगी जो वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अ जर्नी ऑफ अ मैन्स लाइफ इसमें बताई है। किसी भी इंसान का जो सफ़र होता है जीवन का, द जर्नी ऑफ लाइफ बिगेन्स विथ बर्थ, जन्म के साथ शुरू होता है, और वहाँ से लेकर के फ्रॉम दैट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ डेथ तक जितने किरदार, जितने पात्र वो उस जीवन रूपी रंगमंच पे, ऑन द लाइफ स्टेज ही परफॉर्म्स। हम नाटक में देखते हैं, कोई पात्र होता है, कैरेक्टर होता है, वो आता है, वो चला जाता है, दूसरा आएगा, चला जाएगा, तीसरा आएगा, चला जाएगा, एंड सो इज द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, उसके नए 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 रूप आते रहते हैं और पुराने रूप से वो निकलता रहता है। इस पोएम में, इन दिस पोएम, he has described, as you can see in the name itself, it's written the 7 ages of man. इंसान की 7 आयु, 7 जीवन। तो शुरू कहाँ से होता है? The first starts with the birth. पहला जन्म लेता है, वो जन्म लेता है तो वो क्या करता है, उस आयु में क्या करता है? पहली, द फर्स्ट थिंग ही डज इज ही क्राइज, वो रोता है। सी यू कैन यू जस्ट इमेजिन दैट वो रोने में भी कुछ मांगता है। हैव यू सीन द मिरेकल ऑफ गॉड? भगवान का चमत्कार कैसा है? वो बोल नहीं सकता, लेकिन बाय दैट म्यूइंग वो रोता है। क्या करता है वो अपनी माँ को बुलाता है, उसकी उम्मीद है, वो माँ को बुलाता है, माँ आ जाती है। दिस इज द फर्स्ट एज कि वो अपने नवजात शिशु जिसको बोलते हैं इन्फेंट, वो पैदा होता है, वो उसकी पहली आयु है। और उस समय वो क्या करता है? वो अपनी माँ के पास जाता है, दूध पीता है, रोता है, और फिर उल्टी करता है। कभी छोटे बच्चों को देखा है? हैव यू एवर सीन इन देम? वो है ना, दूध निकालते हैं वापस, दूध नहीं होता, फटाफटा दही जैसा होता है वो। इट्स नोन एज प्यूकिंग, उसको बोलते हैं प्यूकिंग। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन अवर ग्रोन एज हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, एंड थ्रू अवर एक्सिटरीज हम वेस्ट को बाहर निकाल पाते हैं, बट वो बच्चे होते हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो गॉड हैज़ गिवन देम अ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, वो अपना जो ज़्यादा होता है वो बाहर निकालते हैं। देन सेकेंड एज, दूसरी एज कौन सी होती है उनकी? द सेकेंड एज इज एक स्कूल बॉय बन जाते हैं, दे बिकम अ स्कूल बॉय। सो स्कूल बॉय भी कैसा होता है? जिसको स्कूल नहीं जाना है। मुझे स्कूल नहीं जाना है। आप भी जब छोटे थे, व्हेन यू वर स्मॉल, फर्स्ट डे, रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, आप कैसे गए थे? पापा मम्मी की उंगली पकड़ के गए थे, बाय होल्डिंग देयर हैंड्स, नॉट ट्रस्टिंग एनीबडी, किसी को के ऊपर भी विश्वास नहीं किया। वाई? बिकॉज गोइंग
फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, एक दुनिया से दूसरे में जा रहा है, एंड ही वॉज टोटली अननोन विद देम। तो वो पहला दिन जो स्कूल का होता है, उसको स्कूल में नहीं बैठना होता है, वो देखता है मेरे पापा मम्मी मुझे दिखे या मेरी मम्मी दिखे मुझे पापा दिखे, एंड ही डोंट वांट टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना ही नहीं है, उसको धक्के मार के ले जा रहे हैं, बैग जबरदस्ती पकड़ा रखा है, और वो कैसे चल रहा है, वो ही इज वॉकिंग लाइक स्नेल। स्नेल होता है बहुत धीरे धीरे चलता है, साइंस वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जान रहे हैं व्हाट इज स्नेल, घोंगा बोलते हैं उसको, बहुत धीरे चलता है। सो द सेकंड एज इज ही इज अ स्कूल बॉय हु डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, उसको जबरदस्ती, और वो ही इज वॉकिंग लाइक स्नेल, इतना धीरे चल रहा है। देखो इंसान के कदमों से पता चल जाता है कि उसका उत्साह क्या है, क्या करना चाहता है वो, उसके कदमों की चहलकदमी से पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना उत्साह है, और उसके कदम बहुत धीरे धीरे चला रहा है। इट क्लियरली शोज दैट ही इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल नहीं जाना है। सो ये दो एजेस बताई मैंने आपको। फर्स्ट वन तो बताई आपको मैंने इन्फेंट, एक मासूम बच्चा, एंड सेकंड बताई मैंने आपको द स्कूल बॉय। सो अब मैं इस पोएम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और मैं लाइन टू लाइन रीड करूँगा, एंड देन आई विल ट्राई एक्सप्लेन यू, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम। अगर अभी आपके पास किताब नहीं है तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर माई क्लास गोज लाइव, आप एक काम कीजिएगा, आपकी बुक सामने रखिएगा, इट विल बी अ वेरी गुड हेल्प, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं कोई मीनिंग भी बोलूँगा तो उसी समय आप उसको लिख भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। एज यू कैन सी, द 7 एजेस ऑफ मैन। Now from here our poem starts. All's the world's a stage. पूरी दुनिया एक रंगमंच है। कवि क्या कहता है, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। रंगमंच मीन्स स्टेज। जैसे एक पिक्चर होती है, एक पिक्चर में एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन भी होता है, सब होते हैं। तो हमारा पात्र भी ऐसा ही है। हम हमारा जो जीवन जीते हैं, हमारे आसपास कितने तरीके के लोग होते हैं, कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमारा परिवार है। So they all are like characters, different characters around us. And all the men and women merely players. Merely means केवल मात्र। और जितने भी स्त्री और पुरुष हमारे आसपास हमको दिखते हैं, वो केवल मात्र उसके खिलाड़ी हैं या उसके पात्र हैं। किसके? जीवन रूपी रंगमंच के। They have their exists एंड देयर एंट्रेंसेस, उनका अपना आना और जाना लगा रहता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा होता है, जिनसे हमारी अच्छी ट्यूनिंग होती है, जिनसे हमारा अच्छा संबंध होता है, वो हमारे मित्र कहलाते हैं। उस मित्रता से, उस मित्र से कभी किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, कुछ बिगड़ जाता है, तो वही दे कन्वर्ट इनटू एनिमीज, वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो उनका हमारे जीवन में आना और जाना लगा रहता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो जाती है कि लोगों का हमारे जीवन में आना और जाना हमारी उम्र के साथ बदलता है। जिन बच्चों के साथ हम घर के आसपास खेलते थे, बड़े होने के बाद हम नहीं खेलते। जिन बच्चों के साथ आप स्कूल में पढ़ते थे, वो आपके मित्र थे, कॉलेज में जाने के बाद आपके मित्र बदल जाएंगे। फिर आप जब नौकरी करोगे, आपके ऑफिस में जाओगे, तो वहाँ आपके कलीग्स आपके मित्र बन जाएंगे, तो वो कॉलेज वाले छूट जाएंगे। इक्के दुक्के रहते हैं, सब नहीं छूटते, बट ग्रेजुअली इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। क्योंकि जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है, हम चुनते रहते हैं। हमको लगता है किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है। सो यहाँ पे इसलिए बात कही गई है, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, उनके अलग ही आगमन और जाने का तरीका है। एंड वन मैन, और जिस एक हम इंसान की बात कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर इज टॉकिंग अबाउट वन मैन, एंड दैट मैन इज यू। हर जिसने जन्म लिया उसकी बात हो रही है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, एक ही इंसान कई किरदार निभाता है। अद्भुत बात। तो वो कौन से किरदार है? दे आर 7, 7 किरदार है। सुनिएगा, हिज एक्ट्स, उसका जो रंगमंच का जो जीवन है, बीइंग 7 एजेस, वो 7 पड़ाव का है या 7 उम्र का है। एट फर्स्ट, यहां से आपको अंडरलाइन करना है, ये फर्स्ट एज है उसकी, रिमेंबर। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट किसको बोलते हैं? एक मासूम नवजात। कौन सा मासूम नवजात? लेट मी रिमाइंड यू, छोटा बच्चा जिसकी आंखें खुली हो, वो अपनी माँ को देख सकता है, उसकी माँ उसको बुलाती है, हम उसको खिलाते हैं, मेकिंग सम फनी नॉइज, वो रिएक्ट करता है, हंसता है, रोता है। नॉट दैट वन। इन्फेंट, मासूम वो जिसकी आंखें बंद है, उसको मासूम बोलते हैं।
वो जो नवजात बिल्कुल पैदा ही हुआ है, वो है फर्स्ट वन। एट फर्स्ट द इन्फेंट, नाउ क्या, व्हाट इज ही डूइंग? ही इज म्यूलिंग, रो रहा है। उसको देखो, why the word has sounded mewling, because when a very infant newborn baby cries, it feels like a cat is crying। एक बिल्ली बोल रही है, बहुत पतली पतली आवाज होती है उसकी, म्यूलिंग। नवजात बच्चे होते हैं ना 2-3 दिन के, उनकी आवाज ऐसी होती है। एंड प्यूकिंग, देखिए वर्ड याद रखना इसको, प्यूक। देखिए उल्टी करने को वॉमिट बोलते हैं। इट इज नॉट वॉमिटिंग, इट इज प्यूकिंग, दूध बाहर निकालना। छोटे बच्चे जब दूध पी लेते हैं, पेट भर जाता है, जो एक्सेस होता है ना, तो देखिए भगवान ने ऐसी सिस्टम बना रखा है, तो अपने आप वो बाहर आ जाता है। इन द नर्सिस आर्म, देखिए नर्स कौन है? उसकी दाई माँ। क्योंकि बिल्कुल जैसे ही एक बेबी का बर्थ होता है तो हर मदर इज इन नॉट इन कंडीशन टू वॉक, या वो सिर्फ हॉस्पिटलाइज, वो बेड पे होती है, तब तक बच्चे की देखभाल कौन करता है? बच्चे की देखभाल करता है नर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो दिस वन वाज आवर फर्स्ट एज। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली उम्र बोलाएगी इन्फेंट, राइट? देन वी मूव ऑन। देन द विनिंग, इट इज नॉट विनिंग, WHINING, विनिंग, न चाहते हुए। किसी की इच्छा होती है ना, चल ना, मुझे नहीं आना, तो आपको उसके अंदर उसके पूरी बॉडी लैंग्वेज में आपको नहीं सुनाई देगा। वो आएगा तो धीरे धीरे चलता हुआ आएगा, उसका फोकस नहीं होगा काम करने में। देन द विनिंग स्कूल बॉय, दिस इज द सेकंड एज, रिमेंबर, स्कूल बॉय। दूसरी क्या कर रहा है? विथ इज सैचल, सैचल होता है उसका बैग। देखिए दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए वो एक्चुअली सैचल जो होता है ना, वो तो बंद हो गए, वैसे इसको स्कूल बैग कहते हैं, लेकिन व्हाट इज सैचल? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि इसको सैचल किसको बोलते हैं? जो सोल्जर्स होते थे व्हेन दे यूज्ड टू गो टू वॉर, उनके साथ में कैरी बैग रखते थे। उसका जो फीता होता था, इट वाज लाइक दिस, पीछे से बंद होता था और इस तरीके से लटकाते थे। अभी के जो बैग है वो लंबे होते हैं, सैचल जो होता है वो इस तरीके का होता है, चौड़ा होता है, यहाँ से इतना ही होता है बस। वो सैचल ले जाया करते थे। बिकॉज दिस स्टार्टेड, बिकॉज हमारे भारत में तो पहले थैली होती थी ना कपड़ा, उसकी पोटली बनाते थे, पोथी बनाते थे, और दिस इज नॉट अवर कल्चर। सो सैचल, यहाँ पे देखा आपने, विथ हिज सैचल एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, रिमेंबर शाइनिंग मॉर्निंग फेस किसको कहते हैं? व्हेन यू गेट अप, यू गो फॉर बाथ, यू टेक बाथ, तो उस समय जो नहाने के बाद जो चेहरा खिला हुआ होता है, सुबह का ताज़ा चेहरा, है ना? आप अपने घर पे भी देख सकते हैं कि आपके पापा या मम्मी जो सुबह उठते नहाने के बाद में जो चेहरा होता है और शाम को काम के बाद का चेहरा होता है, उसके अंदर शाइन नहीं होती है। सो आफ्टर टेकिंग बाथ, द शाइनिंग मॉर्निंग फेस एंड क्रीपिंग, धीरे धीरे रेंग रहा है, उसको पकड़ पकड़ के ले जा रहे। तुम्हारी भी हालत यही थी जब तुम्हारे माता पिता स्कूल लाते थे ना, तो नए घर जाना है, वो क्रीपिंग, रेंगते हुए आ रहा है, लाइक अ स्नेल, स्नेल घोंगा बताया मैंने। अनविलिंगली टू स्कूल, उसको क्यों वो धीरे कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? उसको नहीं जाना है, इच्छा नहीं है उसकी। माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चे को एकदम चमका के स्कूल भेजते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं आना है। वैसे ही जैसे तुम थे वैसे ही यही है। सो टुडे दिस वाज अबाउट आवर 2 एजेस। फर्स्ट वन इन्फेंट एंड सेकेंड वन वाज अ स्कूल बॉय। एंड नाउ the third age we talk about, then the lover। देखिए फर्स्ट ही वॉज इन्फेंट, सेकेंड स्कूल बॉय, अब वो स्कूल जाने लग गया भाई, अब वो बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, अब उसके दिमाग में ही इज इन फैंटेसी, वो काल्पनिकता में जीता है, अब उसकी उम्र वो है। ही फॉल्स इन लव एंड ही बिकम्स अ लवर। शाइन, SIGHIJ, शाइन का मतलब होता आह भरना। अब आह कौन भरता है? खुश आदमी जो होता है वो आह तो भरता नहीं, आह भरता है दुखी आदमी। शाइन लाइक अ फर्नेस, FURNESE, फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। देखिए भट्टी की विशेषता क्या होती है? भट्टी जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे गर्म होती है, और वैसे ही दुखी आदमी जितनी आह भरता है ना, उतना ज्यादा वो दुखी होता है। सो ही इज शाइन फॉर लवर, उसकी प्रेमिका के लिए वो आहें भर रहा है। अब प्रेमिका के लिए क्यों आहें भर रहा है? इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि वो प्यार में असफल हो गया है। तो वो जैसे भट्टी तपती वैसे अंदर ही अंदर तप रहा है और वो आहें भर रहा है।
विथ अ वोफुल बैलेड। अब बैलेड का मीनिंग लिख लीजिएगा गीत, और वोफुल का मतलब होता है दुख भरा। अब दुखिया रे गीत लिखेगा, करेगा क्या वो? या तो जाके पत्थर से सर फोड़ेगा या गीत लिखेगा दुखिया रे। तो एक अनसक्सेसफुल लवर हमेशा वो दुख भरे गीत लिख रहा है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब देखिए यहां पे आईब्रो का मीनिंग क्या होता है? ये दिस इज आईब्रो। अब कोई भौहों के ऊपर तो गीत नहीं लिखता है, ये सांकेतिक बताया गया है कि उसकी आंखों के ऊपर। सी आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट व्हेनेवर, जब भी किसी का कोई फेस पे कोई इंट्रैक्शन होता है तो सबसे पहला रिएक्शन यहां पे होता है, आश्चर्य हुआ, दुख हुआ, ये जो है ये सबसे पहले रिएक्ट करती है। तो उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी भौहों के ऊपर उसने क्यों फोकस किया है? क्योंकि वो चढ़ी हुई है। अगर हिंदी में मुहावरा होगा अपने, भौहें चढ़ी हुई का मतलब मुंह फुलाना या नाराज होना। तो उसने उसी के ऊपर उसने गीत लिखा है। वापस बताना चाहूंगा अगेन दैट ही इन थर्ड एज ही बिकम्स अ लवर, ही राइट सॉन्ग्स, ही राइट सैड सॉन्ग्स, ही इज वेरी सैड एंड ही इज साइंग, वो आहे भर रहा है। और क्या लिख रहा है? ही इज राइटिंग सैड सॉन्ग्स ऑन हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और उसकी मिस्ट्रेस की आईब्रो के ऊपर वो गीत लिख रहा है। देखिए ये जो जीवन काल है ना, ये सबका ही होता है, और इसी तरीके से सबके जीवन होता ही है, चलना। क्योंकि ये जो उम्र होती है आकर्षण की उम्र होती है। इट्स अ लाइफ दैट, और यू कैन से इट्स अ एज दैट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग दैट इज प्लूटोनिक। ये वो उम्र होती है जहाँ पे आपको सारी फैंटेसी नजर आती है, आपको ये अच्छे और बुरे का रैशनलिज्म नहीं पता होता है। आप देखते हैं कि किसी टीवी में देखते हैं कि भाई इसके पास तो गाड़ी है, यू विल ऑल्सो लुक फॉर टू हैव अ कार, कि मुझे भी ये गाड़ी चाहिए। आप ही नहीं समझ पाएंगे ये गाड़ी दैट इज आउट ऑफ अवर रीच, ये हमारी पहुंच से बाहर है। दैट यू विल अंडरस्टैंड एट अ सर्टेन एज, ये भी आएगा समझ में, एक उम्र में जाके समझ में आएगा। ये जैसे बच्चों की एडमेंट होते हैं, दे आर जिद करते हैं, उस तरीके का ही है। सो यहाँ पर हमने आज 3 एजेस पढ़ी। फर्स्ट इन्फेंट, सबसे छोटा था, देन ही बिकम अ स्कूल बॉय, जिसको स्कूल नहीं जाना है, एंड थर्ड वन वाज लवर। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रिज्यूम फ्रॉम द 4th एज टिल यू जस्ट रिवाइज, गो थ्रू द पोएम अगेन एंड अगेन। जितनी बार ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको मीनिंग ईजी लगेगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली मैसेज मी। ओके, थैंक यू। Morning student. So today is part 4 of our demand lesson. Today we will finish this lesson. आज ये lesson हम लोग ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि जितने भी डायग्राम्स थे ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिए हैं। अगर उसमें आप लोगों की कोई क्वेरी होती है या समझ में नहीं आता, जैसे इंग्लिश मीडियम के एक डायग्राम गलत है, एक छपा हुआ ही नहीं है, तो ये सब मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊँगी। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप उसमें मुझे पूछ सकते हो, जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। और अगर कोई न्यू एडमिशन है तो उसको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लेसन हो चुके हैं वो भी उसे पढ़ाए जाएंगे, बाद में जब स्कूल ओपन होंगे, रीओपन होंगे, तब सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अपन पढ़ रहे हैं उनके आपको परफेक्ट नोट्स भी बनाने हैं, और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन नोट्स को आप रेगुलर रखें। तो आज पार्ट 4 है, और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना था। लॉ ऑफ डिमांड अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद था मार्जिनल डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। डेरिवेशन मांग के नियम की व्युत्पत्ति के नियम है ये, जिसमें पहला है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, मतलब सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत। सीमांत उपयोगिता अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी होती है किसी प्रोडक्ट से मिलने वाला टोटल यूसेज। जैसे कि च्युइंगम है, जितनी देर तक चबाओगे उतनी देर तक आपको उसका उपयोग मिलेगा। कपड़े हैं, धो सकते हैं, पहन सकते हैं, धो सकते हैं, पहन सकते हैं, जितना लंबा चलेगा उतना उपयोग देगा। एक चॉकलेट है, खरीदी खाई ख़त्म। तो कोई चीज़ लंबे समय तक चलती है, कोई बहुत कम यूसेज देती है, ठीक है, और यूज़ करने वाले पे भी उसका उपयोग, उसका यूसेज डिपेंड करता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है किस मार्जिन से वो उपयोगिता, वो यूटिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। जैसे 1 से 2 हुआ तो 1 की मार्जिन से बढ़ा,
2 से 1 हो गया तो 1 के मार्जिन से घटा। इसी तरह से किस प्लस में जा रहा है मार्जिन या माइनस में जा रहा है, वो होता है अपना मार्जिनल यूटिलिटी। खैर इसको अपन डिटेल में सेकेंड लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसका टेस्ट भी लिया था आपका। फिर भी मैंने वापस मार्जिनल यूटिलिटी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इज इक्वल टू प्राइस। प्राइस उसके इक्वल क्यों होता है? क्योंकि हम प्राइस के अकॉर्डिंग ही तो उससे ज़्यादा परचेज़ करते हैं, और जितना ज़्यादा परचेज़ करेंगे उतना ज़्यादा उपयोग मिलेगा। जैसे कि अगर 1 रुपये की चॉकलेट 2 रुपये की हो गई, पर बच्चे के पास 1 ही रुपया है, ठीक है, तो वो उसे नहीं खरीदेगा। अब वो 2 रुपये जमा करेगा, मतलब 2 रुपये 2 चॉकलेट जो आती थी उतना पैसा वो जमा करेगा, उसमें 1 चॉकलेट खरीदेगा। मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कम हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग कम होगी बढ़ेगी, वैसा ही चलेगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है MU इज़ मोर देन P। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से, अब प्राइस जो भी हो लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, उसका उपयोग ज़्यादा है, उसकी कीमत से ज़्यादा उसका उपयोग है, तो वो तब तक उपयोग करेगा जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। मतलब उतना उपयोग करेगा जब तक उसकी कीमत वसूल नहीं हो जाती। अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है प्राइस से, ठीक है, तो वो उतना ही खरीदेगा जितनी वो उसकी ज़रूरत है। वो इन दोनों को कैसे भी करके कंज्यूमर इन दोनों को इक्वल करते हैं। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो उसको कम परचेज़ करते हैं, उसका उपयोग भी मतलब कम हो जाता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। और अगर कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसको ज़्यादा उपयोग करते हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। अब जब उसको ज़्यादा उपयोग किया, एक टाइम के बाद क्या होता है, किसी चीज़ को हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे यूज़ करने लग गए, यूज़ करते करते हम उससे थोड़े उब जाते हैं, या हमें लगता है मतलब उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता। जैसे आप लोगों की कोई फेवरेट कोई स्वीट है, किसी को कोई स्वीट बहुत पसंद होता है, अब वो स्वीट रोज़ उसे खाने में दिया जा रहा है, लंच में भी डिनर में भी, लंच में भी डिनर में भी। 1-2 दिन वो खुश रहेगा इंसान कि मेरा फेवरेट स्वीट मिल रहा है, धीरे 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 वो उस चीज़ से उब जाएगा। अब वो चीज़ उसको मिले चाहे ना मिले, उसके लिए वो एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। मतलब उसके लिए उसका उतना एक्साइटमेंट या उतना हंगर नहीं रहेगा। कभी कभी एक ही चीज़ खा खा के हम लोग उससे उब जाते हैं कि साल भर तक ये खाना ही नहीं। तो वही है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यूज़ करते 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 मतलब हमारी खुद के जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाते हैं, टेस्ट हम चेंज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो अगर कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो हम उसको यूज़ करेंगे करेंगे करेंगे, उसके बाद हम खुद ही उसको यूज़ करना कम कर देंगे, भले वो सस्ती भी मिल रही है, क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है समसीमांत उपयोगिता। समसीमांत का मतलब है जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो पहले कितनी थी, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी उनमें चेंज आता है। जैसे साल भर पहले ये थी, अब ये है, तो इन दोनों के बीच में की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, वो समसीमांत हो जाती है, ठीक है। जैसे 2 प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट X और प्रोडक्ट Y, तो MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट X अपॉन PX, P स्टैंड फॉर प्राइस। इसी तरह Y का मार्जिनल यूटिलिटी और Y का प्राइस। अगर X का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX इज़ मोर देन MUY अपॉन PY, अगर ये मोर देन है तो इसको ज़्यादा खरीदेंगे। खरीद के क्या होगा, फिर वो घटने लग जाएगी उसकी यूसेज अपने आप ही। जैसे हम लोग आलू और प्याज साथ में खरीद रहे हैं, मतलब हमेशा जाते हैं एक ही दुकान पे मिल जाता है सपोज़, और दोनों का प्राइस लमसम सेम है, और लेकिन किसी घर में ऐसा है कि नहीं आलू ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हर सब्जी में डालते हैं, जो भी उनका फेवरेट है, कंज्यूम कर करके अब ऐसा हो गया कि आलू जो है वो घर पे ज़्यादा पड़े हुए हैं, और प्याज क्योंकि हम लिमिटेड ला रहे थे तो वो कम है। तो नेक्स्ट परचेज़ में क्या होगा कि प्याज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी हमारे परचेज़ में, और आलू की क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब उस पर जो खर्चा करने वाला है वो भी हम प्याज पे करने लग जाएंगे, क्योंकि और ऐसे करके कभी ना कभी ये दोनों वापस इक्वल हो जाएंगे। तो ये तब तक परचेज़ होगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है, या फिर इसको खरीद के बाद में इसका कंजम्पशन वापस कम होने लग जाएगा। इसी तरह से अगर Y ज़्यादा है, Y का साइड ज़्यादा है, तो Y के साथ भी सेम यही प्रोसीजर होगा। ऐसे ही होता है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद हम उसको सडनली
कट ऑफ करने लग जाते हैं धीरे धीरे, और उसकी जगह कुछ और चीज़ खरीद रहे होते हैं, क्योंकि उसकी जगह कुछ और तो खा ही रहे होंगे या यूज़ ही कर रहे होंगे। जैसे कि कोई एक बिस्किट हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ किसी के लिए कोई ब्रांड लॉयल भी होता है, किसी कोई टेस्ट भी प्रेफर करता है, कोई स्वीट बिस्किट ज़्यादा खा रहा है, अब खा खा के उसको ये लगेगा कि बस अब मेरा हो गया, मेरे को थोड़ा अब इसको कम करना, अब वो सॉल्टी बिस्किट पे चला जाएगा या किसी और स्नैक पे चला जाएगा, किसी और पे गया तो इसको उसने कम किया, राइट। तो इसके ऊपर होने वाला खर्चा उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और कभी ना कभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से वो थर्ड पे भी जा सकता है या वापस उस पर भी आ सकता है। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी वेरी होती रहती है। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, एम यू, जैसे वाई की है तो एम यू वाई अपॉन पी वाई। पी क्यों, क्योंकि इसका प्राइस का भी इफेक्ट पड़ता है कंजम्पशन पे, ये बात तो मैं बोल ही चुकी हूँ। दूसरा, उसको अगर कम प्राइस पे मिल रहा है तो भी कितना खरीदोगे, खरीद के भी एक बार आपका हो जाएगा, स्टॉक बहुत हो गया, ऐसे करके वापस आप इस पे आ जाओगे, अपने आप ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ खरीदते हैं, पर ये दो प्रोडक्ट को एक साथ लेके बताया कि दो एक जैसे प्रोडक्ट हैं तो उनमें कैसे चलता है, कैसे हम कंज्यूम करते हैं, या कैसे एक जो परचेज़र होता है वो किस हिसाब से सोचता है। जैसे कोई शर्ट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, बॉयज़ जैसे शर्ट भी पहनते हैं, टी शर्ट भी पहनते हैं, अब उसको टी शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद है तो वो खरीदेगा, चलो खरीद रहा है, या सस्ता हो गया टी शर्ट तो खरीद रहा है। कब तक खरीदेगा और कब तक पहनेगा, एक दिन उसको लगेगा कि नहीं मेरे को महंगा है तो भी शर्ट ही खरीदना है, तो उसका जो खर्चा है वो उस पर चला जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरह से ट्रांसफ़र होगा। रीजंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब यही डिमिनिशेस होती है मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैंने अभी बताया वही है कि अगर सस्ता भी मिलता है तो भी यूज़ कर करके अपने आप उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होने लगती है, मतलब हासमान होने लगती है। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है ये। इसका मतलब यही है, अगर सस्ता भी मिलेगा आप उसको ज़्यादा भी खरीदोगे फिर भी एक दिन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, मतलब अपन उसको इम्पोर्टेंस देना ही कम कर देंगे। कोई भी चीज़ इजीली मिलती है तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, लेकिन कोई चीज़ महंगी और मुश्किल से भी मिल रही है तो उसको अपन संभाल के यूज़ करते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे लागू होता है, रीजंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ डिमांड। तो डिमांड पे भी इन चीज़ों का असर होता है। सेकेंड है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, मतलब स्थानापन्न वस्तुओं का प्रभाव। कल भी मैंने बताया था, जैसे टी और कॉफ़ी है, हम लोग टी यूज़ करने वाले लोग हैं, लेकिन टी के मुकाबले कॉफ़ी सस्ता है, बहुत सस्ता है, तो हम लोग हो सकता है कि टी से कॉफ़ी पे अपना प्रेफरेंस चला जाए। हम चाय थोड़ा सुबह शाम ही ले रहे हैं, बहुत चाय पीने वाला इंसान है और उसकी जगह पे बाकी टाइम कॉफ़ी पी रहा है, इस तरह से वो अपने आप उसका इफ़ेक्ट होगा, सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। या कोई पर्टिकुलर चाय पत्ती खरीद रहे हैं जैसे रेड लेबल या जो भी, तो वो महंगी हो गई है तो दूसरी चाय पत्ती पे हम लोग अपना डाइवर्शन कर लेंगे, उसको खरीदने लग जाएंगे, कंज्यूम करने लग जाएंगे, तो सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट भी डिमांड पे पड़ता है। दूसरा है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम के बारे में मैंने बताया था कि इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी डिमांड घटेगी। तो अगर इनकम इफ़ेक्ट के बारे में देखा जाए तो इनकम का यही है कि अगर इनकम इंसान की बढ़ने लगती है तो वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदता है या कंजम्पशन ज़्यादा करने लग जाता है, जो भी उसके सपने होते हैं या जो भी उसके रहते हैं कि मेरे को कभी ये यूज़ करना है, वो चीज़ें वो यूज़ करने लग जाता है। तो इनकम का ये इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे एक्सपांशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सपांशन में क्या है, गिफिन गुड्स और प्रेस्टीजियस गुड्स। गिफिन गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। देखो, गुड्स के साथ इनकम के साथ गिफिन गुड का नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो लोग लो क्वालिटी गुड, मतलब चीप क्वालिटी के गुड्स जो सस्ते में आते हैं, चीप क्वालिटी, उनको कम यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे नॉर्मल या अच्छे गुड्स यूज़ करने लग जाते हैं, अच्छे वस्तुएं खरीदने लग जाते हैं और गिफिन वस्तुओं को कम खरीदते हैं। तो इनकम का और गिफिन वस्तुओं का जो मांग है उसमें विपरीत संबंध है। जबकि अभी मैंने बताया था कि आय का और मांग का
जो है सकारात्मक संबंध है, लेकिन यहाँ पे गिफिन वस्तुओं की मांग का और इनकम का जो संबंध है वो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो इंसान जो भी लो क्वालिटी या गिफिन वस्तुएं खरीद रहा था उनको छोड़ के वो अच्छी वस्तुएं खरीदना शुरू कर देता है और उनकी जो मांग है उसको वो कम कर देता है। तो ये होती है गिफिन गुड्स, मतलब गिफिन वस्तुएं, इन्फीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है। और लास्ट है प्रेस्टीजियस गुड्स। प्रेस्टीजियस गुड्स का मतलब होता है प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं। देखो ऐसे तो वस्तुओं का और आय का क्या संबंध है, मतलब गुड्स और इनकम का क्या संबंध है, ये अपन ने समझ लिया, लेकिन प्रेस्टीजियस गुड्स के साथ कुछ और ही है। मतलब ये जितनी महंगी होती है इनकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। ये दोनों अपवाद है, एक्सपेंशंस है, मतलब एक्सपेंशंस मतलब ये अपवाद है। यहाँ पे गिफिन गुड जो है ये भी अपवाद है, प्रेस्टीजियस गुड्स भी अपवाद है, क्योंकि जितना भाव बढ़ेगा उतना, जैसे कि डायमंड है तो डायमंड महंगा ही है, तो महंगा है इसलिए उसका दिखावे के लिए, मतलब ये चीज़ें प्रतिष्ठा के लिए, तो जितना महंगा है उतना उसका डिमांड बढ़ेगा। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं अपन, और इसके साथ ही अपना चैप्टर भी फिनिश हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। यानी साझेदारी फर्म में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी बचा है उसको साझेदारों के बीच में बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभ हानि नियोजन खाता। तो दोस्तों ये बहुत इजी टॉपिक है। इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में, यानी निर्माणी खाते कौन बनाते हैं? जो वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग बनाते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है? व्यापार खाता, यानी कि जिसमें वस्तुओं को खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर व्यवसाय के सारे इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ा जाए। तो इस पूरी पार्टनरशिप में अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बहुत कुछ आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी घबराने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में इसका भी कोई काम नहीं। नेक्स्ट, अब P&L अकाउंट के बारे में। P&L अकाउंट के बारे में अगर आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरी पार्टनरशिप में इस P&L अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो P&L के अंदर एक बात ही ध्यान में रखनी है कि P&L का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस और P&L का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट। तो अब जो बचा हुआ ये लॉस और प्रॉफिट किस नाम से जाना जाता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से, यानी कि शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के नाम से जाना जाता है। अब क्या बचेगा? पार्टनरशिप फॉर्म में जो ये नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बचेगा, कैसे बचेगा? कि जब सारे साझेदार मिलकर या तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं फिर उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं, या फिर बहुत सारे पार्टनर मैन्युफैक्चर नहीं करके ट्रेडिंग का काम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद वो P&L तो बनाना ही बनाना है उनको। P&L बनाने के बाद जो बचेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसको साझेदारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन किस हिसाब से? एक डीड के हिसाब से। डीड यानी कि साझेदारी सल्ले के हिसाब से। यानी पार्टनरशिप डीड क्या काम करता है? पार्टनरशिप डीड यही काम करेगा कि ये जो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बचा हुआ है इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यानी कि हर एक पार्टनर्स को किस हिसाब से देना है, यानी किसको सैलरी देनी है, किसको कमीशन देना है, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये काम कौन डिसाइड करवाएगा? पार्टनरशिप डीड। और ये कहाँ किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर नाम मात्र का, अवास्तविक या नॉमिनल टाइप का होता है। मतलब जो आपने P&L अकाउंट का नेचर होता है वो का वही नेचर P&L एप्रोप्रिएशन का होगा। तो आइए देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात दोस्त यह है कि आप जितनी मेहनत क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाते हैं, अगर उसकी आधी मेहनत भी अगर आप कंसेप्ट को समझने में अगर लगा दें तो
तो आप 10 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप के कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं रहेंगे। बस आपको करना ये है कि जो कंसेप्ट है एक बार में ही समझ लेना है, दिमाग में उतार लेना है। तो फोकस करना दोस्तों कंसेप्ट पे, क्योंकि एक कंसेप्ट आपको 1000 क्वेश्चन करवाएगा, लेकिन 1000 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा। दोस्तों कंसेप्ट बिल्डअप करो और मजे के साथ क्वेश्चन करो। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 31 दिसंबर, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको इसके बाद लिखना है। लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या 31 दिसंबर, एज इट इज जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। फिर आपको उसके बाद वही 4 कॉलम बनाने हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में लिखा जाएगा पर्टिकुलर, सेकंड में आपको अमाउंट, फिर नेक्स्ट वापस पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, यानी पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। एक बात दोस्तों ध्यान में रखनी है कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये फर्म का अकाउंट है। फर्म का मतलब सभी साझेदारों का मिक्स अकाउंट है, यानी कि इसके अंदर सभी साझेदारों के ट्रांजैक्शन आएंगे। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्या आएगा। इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम आएगी। जैसे आपने पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाया था, उनमें भी आपने देखा था कि उनके भी क्रेडिट साइड में इनकम आ रही थी। सेम वैसे ही इसके भी क्रेडिट साइड में इनकम आएगी, और इसके डेबिट साइड में लॉस आएंगे, खर्चे आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे। जैसे पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ रहे थे कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर, याद है ना? तो वैसे ही क्रेडिट साइड इनकम साइड होगी और डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड। इस अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये लिखने से पहले सोचना कि ये कब लिखेंगे, जब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाते के अंदर क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट बचा हुआ है, तभी ये लिखेंगे, है ना? तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखने के बाद आपको वो अमाउंट प्रॉफिट वाला लिख देना है। लेकिन अगर आपको लॉस हो जाए तो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस हो गया या डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो उसको किस नाम से लिखेंगे? तो फिर ये ना लिख करके डेबिट साइड में लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर किस नाम से? यहाँ पर आपने बाय P&L अकाउंट लिखा है तो इधर लिख देंगे टू P&L अकाउंट। और वही जो यहाँ नेट प्रॉफिट लिख रखा है तो यहाँ क्या जाएगा, नेट लॉस फॉर द ईयर। ये लिखो तो भी चलेगा, ना लिखो तो भी चलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो टू P&L अकाउंट नेट लॉस फॉर द ईयर, और जो लॉस है आपको डेबिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन के लिख देना है। तो आपको एक कंसेप्ट पहले बिल्डअप करो अच्छे से कि बाय P&L अकाउंट कब लिखा जाएगा और टू P&L अकाउंट कब लिखा जाएगा। ये तब लिखा जाएगा जब P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। और ये कब लिखा जाएगा, जब आपके पास P&L अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस यानी कि नेट लॉस अगर दे रखा है तो उस कंडीशन में ये लिखा जाएगा। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम बाकी के सारे एडजस्टमेंट कर सकेंगे, जैसे सैलरी देना, कमीशन देना, बोनस देना, रिजर्व बनाना, और बचा हुआ और प्रॉफिट अगर लास्ट में बच जाता है तो साझेदारों में बांट देना। लेकिन अगर आपके पास होता है लॉस तो आप ये कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसका मतलब अब क्वेश्चन को हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, जिसके थ्रू हम बाकी के एडजस्टमेंट करेंगे। तो फिर उसके बाद देखो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, तो अपने को जो डीड में दे रखे हैं पॉइंट्स, उसी पॉइंट के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करने हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट है हमारे पास और सबसे पहले दिया जाता है पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट में से। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में क्यों लिखा है, जबकि ये तो पार्टनर्स के लिए इनकम है। बिल्कुल, ये पार्टनर्स की इनकम है तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन फर्म के लिए तो खर्चा हुआ ना, तो फर्म के डेबिट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लो ए बी सी जो भी पार्टनर है उनके नाम लिख के उनके अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे, उसकी जो टोटल होगी वो मैन बाहर लिख देंगे। जैसे इसके 1000 रुपए हैं, इसके 2000 रुपए हैं, तो 1000 और 2000 मिलके कितने हो जाते हैं 3000, तो 3000 आपको यहाँ लिख देना है। अब ऐसे ही अगला एडजस्टमेंट करेंगे सैलरी के बारे में। अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी के बारे में यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, ए को कितनी सैलरी दे रहे हैं, बी को कितनी सैलरी दे रहे हैं, वो लिख करके उनकी टोटल हम बाहर लिख देंगे। अगर मान लो किसी एक को ही सैलरी दी जा रही है, दूसरे को सैलरी नहीं दी जा रही है, सपोज ए को ही सैलरी मिल रही है, तो यहाँ लिखेंगे टू एज सैलरी। क्या लिखेंगे, टू एज सैलरी। लेकिन अगर मान लो 2 जनों को दी जा रही है, 2 से ज्यादा को दी जा रही है, तब उस कंडीशन में इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। ए को कितनी दी जा रही है, बी को कितनी दी जा रही है, वो लिखने के बाद मेन टोटल बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से एडजस्टमेंट देखते हैं टू पार्टनर्स कमीशन बोनस एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। अगर मान लो साझेदारों को कमीशन दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है या एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, ए को कितना दिया जा रहा है, बी को कितना दिया जा रहा है, अगर और भी पार्टनर है तो उनके भी नाम लिखे जाएंगे। वही प्रोसेस, इनको कितना दिया जा रहा है उसकी बात टोटल बाहर लिख दी जाएगी। अगर किसी को कमीशन दिया जा रहा है तो टू कमीशन, अगर किसी को बोनस दिया जा रहा है तो टू बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है तो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। यानी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन का मतलब होता है अतिरिक्त पारिश्रमिक, यानी मेहनताना जिसको बोलते हैं, अतिरिक्त पारिश्रमिक। तो इस तरह से ये डेबिट साइड में दिए जाएंगे। ये डेबिट साइड में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चे हैं। और यही ट्रांजेक्शन सारे उठा करके हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब इतना ट्रांजेक्शन करने के बाद अगर फर्म के पास और भी सफिशिएंट प्रॉफिट पड़ा रहता है तो फिर पार्टनर सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कुछ पैसा हम बचा के रख लेते हैं रिजर्व के रूप में, जो भविष्य में हमारे लिए काम आएगा। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट आपके पास सफिशिएंट है, बचा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, फिर उसके बाद कमीशन बोनस एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन साझेदारों को देने के बाद, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बच जाता है, तो साझेदार डिसाइड करते हैं कि चलो हम ऐसा करते हैं, इसको रिजर्व रख लेते हैं। तो रिजर्व की एंट्री क्या होगी, यहाँ आपको लिखना है टू रिजर्व। टू रिजर्व ब्रैकेट में लिख सकते ट्रांसफर, टू रिजर्व ट्रांसफर। इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारों ने जो पैसा बचा के रखा है रिजर्व के रूप में, तो वो भविष्य में कभी भी काम में ले सकते हैं, और अगर काम में नहीं लिया तो यही पैसा वापस उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर वापस बांट लेंगे। अभी हमने देखे ये डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं अगर फर्म खर्चा करती है तो फर्म को इनकम कहाँ से होती है। तो चलिए क्रेडिट साइड में भी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो फर्म के क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो इनकम होती है वो बाय P&L अकाउंट से होती है, और उसका नाम है नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट जो बचा हुआ होता है वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है कि अगर साझेदारों ने कोई आहरण कर रखा है, यानी कि ड्रॉइंग कर रखा है, तो उसके बदले उनको क्या भरना पड़ेगा, ब्याज भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने देखा था पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखा था डेबिट साइड में। तो फर्म के किस साइड में लिखा जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड में लिखा जाएगा, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में। तो क्या किस नाम से लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किस नाम से लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग जो करेगा वो भरेगा। अगर ए ड्रॉइंग करता है, बी भी ड्रॉइंग करता है, तो दोनों को ब्याज भरना है। अगर ए ही ड्रॉइंग कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग। अगर दोनों निकाल रहे हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एज और बी। तो ए का कितना बनेगा ब्याज, बी का कितना बनेगा, वो कैलकुलेट कर देंगे, फिर उसके बाद उनकी टोटल बाहर लिख देंगे। तो इस तरह से क्रेडिट साइड में लिखा, मतलब ये फर्म के लिए इनकम हो गई, फर्म के लिए इनकम हो गई। और यही चीज पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से।
ए ने जितना ड्राइंग किया है तो उस पे लगने वाला ब्याज उसके अकाउंट में चढ़ा देंगे, बी ने जितना ड्राइंग किया उस पे लगने वाला ब्याज उसके अकाउंट के डेबिट साइड में चढ़ा देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद यानी आपके पास प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो गई इनकम, फिर उसमें से आपने जो खर्चे सारे माइनस कर दिए, उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच जाता है तो वो साझेदारों के बीच में उनके लाभ हानि अनुपात यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के रूप में बांट दिया जाएगा। तो बांटेंगे तो किस नाम से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। किस नाम से लिखेंगे, टू पार्टनर्स या कैपिटल या करंट अकाउंट, और फिर उनके अकाउंट के अंदर चढ़ा देंगे। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, और उनकी टोटल यहाँ बाहर लिख दी जाएगी, और इस तरह से ये क्वेश्चन क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, जब आपके पास नेट प्रॉफिट बचा था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ना है या आपकी होगी फर्म की टोटल इनकम, फिर उस टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस कौन कौन से माइनस किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, उसके बाद रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो पैसा बच गया उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। किस साइड में ट्रांसफर करेंगे, उनकी क्रेडिट साइड में, इसलिए फर्म के लिए ये भी खर्चा हुआ, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने के बाद ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर जो लिखा हुआ होगा उस हिसाब से आपको बांटना है। रेशो भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो वो करने के बाद फिर उसके बाद ये लिख करके आपको ये अकाउंट क्लोज कर देना है। इसके बाद ये तो थी प्रॉफिट की कंडीशन में क्वेश्चन। अगर लॉस होता है तो लॉस की कंडीशन में हमने क्या देखा था, टू P&L अकाउंट यानी नेट लॉस फॉर द ईयर, यानी कि लॉस हो जाता है तो हमने डेबिट साइड में लिखा था। जब लॉस होता है तो फिर हम ना तो इंटरेस्ट दे पाते हैं, ना सैलरी दे पाते हैं, ना कमीशन दे पाएंगे और ना पार्टनर्स को दे पाएंगे कुछ भी। तो इसका मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। अगर कंपलसरी नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि देना ही देना है तो इनमें से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहा हो, है ना, इसके बारे में क्या नहीं कहा हो, कंपलसरी देना या नहीं देना है, लेकिन लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से फर्म ले सकती है ना, तो इसका मतलब लॉस की कंडीशन में ये ट्रांजैक्शन आ सकता है। बाकी के ट्रांजैक्शन आए नहीं आए वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन अगर क्वेश्चन में है तो लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेगी साझेदारों से। तो ये क्या होगा, फर्म के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा और लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मान लो लॉस ज्यादा है और इनकम कम है तो इसका मतलब फिर से लॉस बचा। अब ये लॉस क्या करेंगे, जैसे यहाँ आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे ही इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर। यहाँ किस नाम से लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। जो भी मेथड में आपको कहा है कि कौन सा अकाउंट बनाना है तो आपको बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लेकर के जितने भी पार्टनर हैं उनके अंदर बराबर में या डीडी में जो दे रखा है उस रेशो के हिसाब से बांट देना है। तो इसका मतलब ये लॉस कौन वहन करेगा, पार्टनर वहन करेंगे और इस तरह से ये लॉस हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर क्या बातें ध्यान में रखनी। तो चलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा टाइटल में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर दे रखा है आपको 31 मार्च या 31 दिसंबर। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। किस अकाउंट के, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट की सिचुएशन है तो उसमें आपको दिया होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डेबिट साइड में लिखना है। जिस पार्टनर को जितना जितना देना है वो देने के बाद टोटल आपको बाहर लिखनी है। फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी के बारे में दे रखा है तो आपको सैलरी देनी है। फिर उसके बाद किसी पार्टनर को कमीशन, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देने के लिए कहा है तो आपको वो देना है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में कहा है कि रिजर्व या जनरल रिजर्व बनाना है तो आपको रिजर्व या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है पैसा। फिर उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो डीड में जो पार्टनर्स के रेशो हैं यानी कि साझेदारी संलेख में जो साझेदारों के लाभ हानि बांटने के अनुपात दे रखे हैं उसी अनुपात में आपको ये प्रॉफिट और लॉस बांट देना है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई प्रोविजन दे रखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कोई प्रोविजन है तो ये प्रोविजन भी आपको करना है, यानी कि साझेदारों से फर्म वसूल करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर इसके बाद क्वेश्चन खत्म कर देना है। लेकिन अगर लॉस की कंडीशन हो जाए तो लॉस की कंडीशन होगी तो सबसे पहले आपको डेबिट साइड में लिखना है। किस नाम से लिखना है,
P&L अकाउंट के नाम से लिखना है। ध्यान रखना इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अगर लॉस आता है तो उस लॉस में एक ही एडजस्टमेंट हो पाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। अदरवाइज सारे ट्रांजेक्शन कंपलसरी कह रखे हैं तो देना है, वरना नहीं दे रखा, वरना नहीं करना है। यानी कि लॉस और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी कि ये 3 ट्रांजेक्शन होंगे लॉस की कंडीशन में। प्रॉफिट की कंडीशन में प्रॉफिट लिखना है, फिर जितने आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो सारे एडजस्टमेंट करने हैं और बैलेंस निकाल लेना है। तो इस तरह से ये P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने देखा। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि आपको तो नोट कर ही लेना चाहिए दिमाग के अंदर। नंबर 1, अगर आपके पास कोई एडजस्टमेंट काटने के बाद यानी डिडक्ट करने के बाद अगर प्रॉफिट दे रखा है तो वही प्रॉफिट आपको लिखना है, लेकिन वो एडजस्टमेंट P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं लिखना है। यानी कि क्या हुआ कि सपोज मान लो आपको क्वेश्चन ये कहे कि आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट इज रुपीज इतना, तो आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट दे रखा है सिर्फ वही लिखना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ नहीं लिखना है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, है ना? समझ में आया? क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल में ऐसा एडजस्टमेंट आ जाए जिसको काटने या चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको वो बाद वाला प्रॉफिट ही अमाउंट यहाँ लिखना है। फिर उसके अंदर आपको और से अलग से वापस नहीं काटना है, क्योंकि पहले आपने डिडक्ट कर लिया है। तो डिडक्ट होने के बाद जो प्रॉफिट का अमाउंट बचा है वो आपने यहाँ लिखा है, लेकिन वो एडजस्टमेंट आपको यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। ये एडजस्टमेंट कहाँ लिखना है? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन से पहले का लाभ। अगर क्वेश्चन में आपको समायोजन से पहले का लाभ दे रखा है तो आपको वो पहले वाला ही लाभ लिखना है। यानी कि अगर आपके पास कोई एडजस्टमेंट यहाँ दे रखा है कि सैलरी देने से पहले आपको प्रॉफिट कितना है, तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद वो एडजस्टमेंट आपको करना ही करना है। यानी कि इन दोनों एडजस्टमेंट से क्या समझ में आया कि अगर आफ्टर चार्जिंग वाला दे रखा है तो आफ्टर में जो आफ्टर वाला प्रॉफिट है वो आपको पहले लिखना है, और बिफोर वाले में जो पहले प्रॉफिट दे रखा है वो लिखना है। यानी कि आफ्टर में डिडक्ट होने के बाद आपको प्रॉफिट लिखना है, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि उस खर्चे को 2 बार नहीं लिखना है। उसके बाद अगर बिफोर चार्जिंग दे रखा है तो इसका मतलब बिफोर में नेट प्रॉफिट पहले लिखना है, फिर उसके अंदर से उस प्रॉफिट को काटा जाएगा। मतलब सीधा सीधा कहना ये चाह रहे हैं कि एक एडजस्टमेंट को 1 बार किया जाएगा, 2 बार नहीं। यानी कि आपने अगर कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट में से कर लिया है तो बचा हुआ प्रॉफिट ही आपको लिखना है, और वो एडजस्टमेंट आपको P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। और अगर आपने कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट में से नहीं किया है तो प्रॉफिट लिखो, फिर उसमें से वो एडजस्टमेंट हटाओ और फिर बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटो। तीसरा एडजस्टमेंट लाभों पर प्रभार, यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी कि कंपलसरी देना ही देना है, भले आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो। तो इसका मतलब ये जो चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी कि लाभों पर प्रभार वाले एडजस्टमेंट होंगे, उनको आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखना है, उनको आपको एडजस्ट करना है प्रॉफिट में से, यानी कि वो P&L के पार्ट हो जाएंगे। तो P&L के पार्ट कौन कौन से होंगे? जैसे किसी साझेदार ने अगर फर्म को ऋण दे रखा है, लोन दे रखा है, तो उस पर लगने वाला ब्याज लाभों पर प्रभार हो सकता है, तो उसको आपको P&L में से काट देना है। अगर मान लो आपकी फर्म चल रही है तो किसी बिल्डिंग में चल रही होगी तो उस बिल्डिंग का रेंट भी लाभों पर प्रभार होगा। मैनेजर रखा होगा तो मैनेजर का कमीशन भी लाभों पर प्रभार होगा, वो इस P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आएंगे। यानी कि ऐसी चीजें जो आपको कंपलसरी देनी ही देनी है, यानी कि वो भले ही आपके पार्टनर्स के हिस्से की हो, जैसे लोन था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, लेकिन अगर उसको लाभों पर प्रभार है, आपके पास हानि होने के बाद भी आपको उस साझेदार को ऋण पर ब्याज देना ही देना है, इसका मतलब वो कहाँ जाएंगी? P&L अकाउंट के अंदर, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी। चौथा एडजस्टमेंट जिसके बारे में आप जानते ही हैं, अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज करने को बोला है तो ये सारे एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं सिर्फ कैपिटल को छोड़ के बाकी सारे एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगी, उसके अलावा बाकी जितने भी बचे हुए ट्रांजेक्शन हैं ये सारे वो कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर।